सोचिए आप एक दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर आपको पता लगता है कि जिस सनफ्लावर ऑयल को आप लेने आए हैं वो तो स्टॉक में ही नहीं है। आप दुकानदार से पूछते हैं कि तेल कब तक वापस आ जाएगा, तब वो आपको बताता है कि बाहर के देशों में लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से कोई भी एडिबल ऑयल भारत नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप घर वापस आते हैं और सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल का तो हमें पता था कि हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, पर जिस तेल से हमारा खाना बन रहा है क्या हम वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जानकर आप शॉक भी होते हैं और आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल चलते रहते हैं। आखिर इंडिया एडिबल ऑयल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है? क्या इंडिया खुद इनफ तेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता? और अगर कल को वॉर हो गई तो क्या? मैं उन सवालों का आज जवाब लेकर आया हूँ, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं कि कैसे एक तेल की बोतल भारत के लिए एक हेल्थ क्राइसिस के साथ साथ एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी ला सकती है। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंज्यूमर में से एक है। हर साल हम 25 से 26 मिलियन टन का ऑयल कंज्यूम करते हैं, पर प्रोड्यूस हम सिर्फ 11 से 12 मिलियन टन ही कर रहे हैं। बाकी का जो आता है वो दूसरे देशों से आता है। जी हाँ, भारत अपना 60% का एडिबल ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे कि पाम ऑयल आता है इंडोनेशिया से और मलेशिया से, सोयाबीन ऑयल आता है अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से, सनफ्लावर ऑयल आता है रशिया से और यूक्रेन से। सिर्फ 2024-25 में इंडिया का एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट बिल था वो लगभग 1,61,000 करोड़ था। जी हाँ, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिल था। हमने चंद्रयान 3 बनाने में 600 करोड़ लगाए होंगे, तब भी हमारा इतना बिल नहीं बैठा था। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये अमाउंट कितना ज़्यादा बड़ा है और हम इससे कितने सारे प्रोजेक्ट्स और कर सकते हैं। हमने अभी बात की थी सनफ्लावर ऑयल की, उससे मुझे याद आया कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था। तब सनफ्लावर ऑयल के जो प्राइसेस तो अचानक से बढ़ गए थे। जनवरी 2022 में इंडिया में इंपोर्टेड सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस था वो $1400 पर टन के अराउंड था, जो कि अप्रैल 2022 तक आते आते $2100 हो गया। मतलब इतना ज़्यादा। रशिया यूक्रेन वॉर के शुरू होने के 2 महीने बाद ही इंडोनेशिया, जो कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसने भी पाम ऑयल पर बैन लगा दिया था। और ऐसे कुछ हालात अभी मिडल ईस्ट में भी चल रहे हैं। जब से अमेरिका ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से हर ऑयल की किल्लत चल रही है, चाहे फिर वो क्रूड हो या फिर वो एडिबल हो। पर सवाल ये उठता है कि हम लोग ऑयल के लिए बाकी देशों पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों हैं, या हम खुद से इतना क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए लीड्स 2025 रैंकिंग में देश के सर्वश्रेष्ठ लैंडलॉक राज्य के रूप में सर्वोच्च एग्जेम्पलार अवार्ड प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष अचीवर रहने के बाद अब देश का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आयोजित लीड्स 2025 समारोह में यह सम्मान उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मजबूत आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान विकसित किए गए हैं, जिससे सप्लाई चेन मजबूत हो रही है और अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउसिंग, ग्रामीण गोदामों और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को तेजी से बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों के आसपास आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश का लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प स्पष्ट है: मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज कनेक्टिविटी, निवेश को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण। आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। दरअसल इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय किसानी में एक दिक्कत है। हमारे यहाँ किसान चावल और गेहूं को ज़्यादा उगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि उसमें एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। पर ऑयल सीड्स जो होती हैं वो थोड़ी रिस्की होती हैं, जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड। इन क्रॉप्स में उतनी सिक्योरिटी नहीं होती। इसकी वजह से किसानों में एक हेजिटेशन रहती है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देंगे यार, शायद फसलें उतनी ना हो या उतनी ना चले या उतनी ना बिके तो फिर क्या।
जिसकी वजह से जो डिमांड है वो तो अच्छी खासी रहती है पर प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है, और इसी वजह से धीरे धीरे इंडियन किचन्स ग्लोबल सप्लाई पर डिपेंडेंट होती जा रही है। दूसरा रीजन आता है भारतीयों का बढ़ता ऑयल कंजप्शन। 2001 में एक एवरेज इंडियन कंज्यूम करता था 8 किलो पर कैपिटा, जो कि अब बढ़कर हो गया है 23.5 किलो, वो भी 2023-24 में। मतलब 20 सालों में एवरेज इंडियन की जो कंजप्शन है वो 15 किलो से ज़्यादा बढ़ी है। और अगर आप इस नंबर को सुनकर शॉक नहीं हो रहे हैं या आपको ये नंबर कम लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ICMR की जो पर लिमिट है वो 12 kg है। मतलब हम इंडियन दुगना कंज्यूम कर रहे हैं लिमिट से। ये सब तो हमने जान लिया, पर पहले समझते हैं कि एडिबल ऑयल हमारे घरों तक पहुंचा कैसे, या इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। क्योंकि एक टाइम पर हमारे घरों में सिर्फ सरसों का तेल ही यूज होता था, पर धीरे धीरे इंडिया का खाने पीने का जो कल्चर है वो चेंज हुआ। फास्ट फूड आया, रेस्टोरेंट बढ़े, और जो खाना था वो पैकेट्स में आने लग गया। अब इस चेंज का जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो हुआ पाम ऑयल को, क्योंकि वो सस्ता आता है एज कम्पेयर टू सरसों का तेल, और उसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए सब फूड कंपनीज ने पाम ऑयल का यूज़ करना शुरू कर दिया। चाहे फिर वो चिप्स हो, चाहे फिर वो बिस्किट्स हो, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, फ्रोजन फूड हो, सब में पाम ऑयल घुस गया। और बात यही नहीं रुकी, हमें ये इकोनॉमिकली तो मार ही रहा है, हमें डिपेंडेंट भी बना रहा है, पर हमारे ऊपर एक हेल्थ क्राइसिस भी आ रहा है। प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम पाम ऑयल कंज्यूम भी कर रहे हैं। जैसे कि पैकेज प्रोडक्ट, उनके पीछे लिखा ही नहीं होता या इस तरह से लिखा जाता है कि जनता को नहीं पता लगता। तो इसलिए अगर आप डायरेक्टली भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं पाम ऑयल को, तो आप इनडायरेक्टली तो कंज्यूम कर ही रहे होते हैं। अब तक आपको लग रहा होगा जो कुछ नुकसान हो रहा है वो तो इकोनॉमी को हो रहा है, हमें क्या, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि एडिबल ऑयल का इशू सिर्फ इम्पोर्ट का नहीं है। एडिबल ऑयल का इशू जो है वो डायरेक्ट इंडिया की पब्लिक हेल्थ का इशू है। इस वीडियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंडियंस का कंजप्शन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं और डिटेल डेटा की बात करूं तो 1960s में हम 3 से 4 kg ही कंज्यूम करते थे, जो कि अब 23.5 किलो हो गया है। मतलब 7 गुना बढ़ गया है। और अब उसका इफेक्ट देखने को भी मिल रहा है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी डिसीज में भारतीयों का नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर हम डेटा की ही माने तो लगभग 24% महिलाएं और 23% पुरुष ओबेसिटी में आते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक 56 मिलियन बच्चे ओबेसिटी के शिकार होने वाले हैं। और रिपोर्ट्स की ही माने तो इंडिया में लगभग 89 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, और 2050 तक ये नंबर 150 मिलियन पहुंच सकता है। तेल के ओवर कंजप्शन से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी अच्छी खासी बढ़ रही हैं। अगर स्टडीज़ की माने तो 2016 तक इंडिया में होने वाली डेथ में लगभग 28% की जो डेथ थी उसकी वजह थी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। और अगर हम WHO की माने तो 40 से लेके 69 साल की एज वाले लोगों का जो ग्रुप है उनमें 45% के डेथ का रीज़न कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ ही है। मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी असली वजह है अनहेल्दी डाइट्स, जैसे कि प्रोसेस फूड हो गया, या फिर एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन हो गया, या फिर फास्ट फूड हो गया। इसी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी खासी बिगड़ रही है। ऊपर से आप लोग घरों में तेल को रीयूज़ करते हो रीहीट करके। अब आप लोग बोलोगे भाई इसमें दिक्कत क्या है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वेस्ट तो नहीं होगा, पर आपको वेस्ट ज़रूर कर देगा। अगर आप तेल को बार बार रीयूज़ करते हो, रीहीट करते हो, तो उसमें से डेंजरस केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। तो अगली बात ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आप ये ना करें। अब इतनी बात तो हमने कर ली, पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? और असली सवाल ये भी आता है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इशू इंपोर्ट का है भी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल का है। इस प्रॉब्लम को लेके प्रधानमंत्री मोदी कई बार बोल चुके हैं कि हर इंसान को अपना जो डाइट है उसमें से 10% का ऑयल कंजप्शन कम करना चाहिए। उनका कहना यह है कि इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। मतलब आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और देश का जो इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक मिशन शुरू किया है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसका गोल है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो सके। क्योंकि अब गवर्नमेंट भी एडिबल ऑयल को सिर्फ एक कैजुअल प्रोडक्ट की तरह नहीं देख रही है, बल्कि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरह देख रही है, जिसमें भारत अच्छा खासा पैसे बाहर भेज रहा है। पर जाते जाते एक सवाल आता है कि हम क्या ही कर सकते हैं। हम मतलब आप और मैं। अब एक्सपर्ट्स की माने तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपना रोज़ का ऑयल कंजप्शन मेजर कर सकते हैं कि हम कितना ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं। उसके अलावा जो ऑयल को रीहीट करते हो उसको करना बंद करो, क्योंकि उसकी वजह से कैंसर तक फैल सकता है।
और हाँ, कम से कम प्रोसेस फूड खाओ या पैकेट फूड खाओ, और अगर आप खा रहे हो तो उसके पीछे का लेबल जरूर पढ़ो कि कौन सा ऑयल उसमें डला हुआ है और कौन सा नहीं। उसके अलावा ये वीडियो अपने घर तक पहुंचाओ और अपने बच्चों तक को दिखाओ कि प्रोसेस फूड खाना कितना गलत है या पैकेट फूड खाना कितना गलत है। जितना ज्यादा ये आप कंज्यूम करते हो उतना ज़्यादा बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं, ओबेसिटी उससे ज़्यादा बढ़ती है। जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि आप ही अपनी फैमिली का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बीमारियां होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दुख दे जाती हैं।